क्लास 10th के बच्चों, मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले कहा था कि मैं आप लोगों को ये चैप्टर 1 फ्रॉम द सिविक्स ये लेकर मैं चल रहा था, और इसमें जो कुछ पॉइंट्स बाकी रह गए हैं, तो पिछले वीडियो के अंत में मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, है ना। तो ये चैप्टर तो ऐसे क्लासेस में हो चुका है, बट लेकिन अच्छे से इसको इसके नॉलेज को ग्रैब करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग इसके बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लें। सो हेयर वी आर ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, है ना। जो टाइप्स हो सकते हैं पावर शेयरिंग के, किस तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा इसमें एक एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। एक्सप्लेनेशन ये है कि जो पावर शेयरिंग का सिद्धांत है ये कैसे आया। तो इससे इसके ये एक सॉल्यूशन के रूप में देखा गया है, लेकिन हम लोग ये समझ सकते हैं कि इससे पहले कोई प्रॉब्लम होगा तभी तो ये सॉल्यूशन के रूप में आया है ना। तो प्रॉब्लम क्या रहा कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरी सत्ता होती थी, पूरी शक्तियाँ होती थी, जिसका वो गलत उपयोग करता था। ठीक है। अब उसके बाद ज़रूरत पड़ी पावर शेयरिंग की। पावर शेयरिंग के आने से लोग जो हैं, अलग अलग ग्रुप्स के लोग जो हैं, वो सिलेक्टेड लोगों को अपने जनमत संग्रह, वोटिंग पावर का इस्तेमाल करके भेज सके, है ना। और शक्तियों का विकेंद्रीयकरण किया गया, है ना, डिसेंट्रलाइजेशन, सभी लोगों में बांट दिया गया। तो इससे क्या हो गया कि जो एक ब्लाइंड रूल आउट होता है उसके चांसेस कम हो गए, है ना। अंधशासन जिसको कहते हैं, कोई गलत फायदा नहीं उठा सकता था अपनी शक्तियों का। तो इसमें बताया भी गया है कि इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। जैसे लोकतंत्र में कहा गया है कि सरकार वही बनती है जो वहाँ के लोग चाहते हैं, है ना, उनके द्वारा चुन कर आते हैं। अब इसमें है कि ड्यू टू रिस्पेक्ट टू गिवन टू द पॉसिबल बिलोंगिंग टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। इनका कार्य क्या होता है जो आप सिलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाते हैं, कि जो भी हमारे यहाँ भेदभाव है इन सबको समाप्त करते हुए एक आदर्श समाज का निर्माण करना, ये कह सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ दिया गया है कि एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ अ पब्लिक पॉलिसीज। सबों के पास कुछ आइडियाज, कुछ अपने व्यू होने चाहिए, ताकि जो लोगों के लिए जो तरह तरह की नीतियाँ और रोजगार के अवसर बनते हैं उस पर लोग बोल सके, है ना। Therefore, it followed that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हो, ताकि गवर्नमेंट सही कार्य कर सके। अब मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ टू प्रेसिडेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. One of them is George W. Bush. At that time, he was the president of USA, and other one is Mr. Vladimir Putin, the president of Russia. ये अभी भी प्रेसिडेंट हैं। तो यहाँ पिक्चर इसलिए दिया गया, देखिए यहाँ पर एक घोड़े को दिखाया गया है और इस पर लिखा गया है डेमोक्रेसी, है ना। तो ये इसलिए दिखाया गया है कि बिकॉज दे, इसके बारे में हम आपको आगे और बताएंगे, लेकिन यहाँ देख सकते हैं किस तरह से इन लोगों के हाथ में लगाम है और डेमोक्रेसी को अपने इशारे पर ये चला रहे हैं, लोकतंत्र को अपने हिसाब से चला रहे हैं। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डील करता हूँ कि रशिया में कुछ ऐसे अध्यादेश और कानून आए जिसमें रशियन प्रेसिडेंट की शक्तियों को और बढ़ाया जा सकता था, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो मतलब लोकतंत्र के जो नए नए अवसर होते हैं, या जो एक थ्रेट होता है प्रेसिडेंट पर गलत काम करने पर या ना काम करने पर या भ्रष्टाचार फैलाने पर, तो उसको हटाया जा सकता है। तो धीरे धीरे करके कुछ पॉलिसीज में समाप्त किए गए। अध्यादेश लाने पर रशियन प्रेसिडेंट का ताकत बढ़ गया, है ना। और उसी समय यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट वो रसिया गए हुए थे, और इस कार्टून के तहत ये दिखाया गया है कि किस तरह से एक लोकतंत्र का शक्ति के केंद्रीयकरण के साथ मिलन हुआ। शक्ति के केंद्रीयकरण हम लोग कह सकते हैं रसिया के प्रेसिडेंट को, जो सारी शक्तियों को अपने अंदर निहित करना चाहते थे, है ना। और एक लोकतांत्रिक देश का राजा प्रेसिडेंट जो वहाँ गया हुआ था, तो उसको भी कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा, उस तरह से वो भी ला सकता था। कैन यू इमेजिन सम अदर एग्जाम्पल इलस्ट्रेट द पॉइंट बीइंग मेड हेयर। ये तो एक पॉइंट दिया।
क्या आप इसी कार्टून से कुछ अलग पॉइंट तैयार कर सकते हैं जिसमें आप लोग ये समझें कि किस तरह से मतलब इस कार्टून से आप कुछ और पॉइंट निकालें। ओके, अब देखिए हम यहाँ बताया गया है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन टेक वेरियस फॉर्म्स। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस। पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है वो आज के अत्याधुनिक लोकतंत्र में, आधुनिक लोकतंत्र में ये तरह तरह के प्रकार होते हैं, इसके टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन आजकल जो ज़्यादा अपनाया जा रहा है और ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल है वो है, सबसे पहले पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। शक्ति को बांटना चाहिए सरकार में हर स्तर पर, ठीक है। इससे क्या होगा कि शक्ति के बंटवारा होने से बहुत सारे लोगों का आगमन होगा मंत्रिपरिषद में, वो लोग फोकसली काम कर पाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि आप ही के घर में आपके पिताजी मुखिया हैं, वही कमाते हैं, वही घर खर्च चलाते हैं, वही सब सामान लाते हैं, तो इस तरह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन होता है ना। तो अब अगर वो कमाएं, है ना, और अगर उनके 2 पुत्र हैं, वो घर का सामान लाने और अन्य तरह के कामों में मदद करें, वो अगर संभाल लें तो कितने आसानी से घर को चलाया जा सकता है ना। जिस तरह से शादी विवाह में देखिए कि किसी फैमिली में जो है वो दे दिया जाता है काम कि तुम ये काम करो, तुम ये काम कर लें, तुम ये काम, इस तरह से क्या होता है शादी का जो एक समय होता है वो अच्छे से हो जाता है और किसी पर एक पर बोझ भी नहीं बन आता है ज़्यादा वर्क का। तो इन सब चीज़ों से ही जो है डेमोक्रेसी प्रभावित है कि जितना ज़्यादा लोग इसमें होंगे, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उतना ही कार्य अच्छे तरीके से होगा। इसी में देखते हैं हमारे लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर आता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा करीब तक लोगों तक पहुँच जाना, है ना, ताकि वो काम कर सकें, ठीक है। अब हम अपने एरिया का स्ट्रीट लाइट चेंज करवाने के लिए सांसद को तो नहीं बोल सकते हैं, है ना, उसके लिए हमारे वार्ड काउंसिलर हैं, शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया हैं, इस तरह से हम बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है कि पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। जैसा कि मैंने बताया कि पावर शेयरिंग तो पहले एक सरकार में लोगों के बीच होनी चाहिए, दूसरा कि पावर शेयरिंग गवर्नमेंट के हर लेवल में होना चाहिए। लेवल मैंने अभी बताया आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, तो इनके बीच भी पावर का बंटवारा होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम लोग देखते हैं भारत में इसको स्तर को डिफरेंट नामों से जाना जाता है, ये ताकि अच्छे से और परफेक्टली काम कर सकें, इनका फोकस बन सके, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तीसरे पॉइंट पर, वो है पावर कैन ऑल्सो बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सामाजिक जो जातियां हैं या फिर संगठन हैं, उन सामाजिक संगठनों के बीच में भी पावर शेयरिंग होना चाहिए, जिसमें सच एज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप, है ना, कोई ऐसा भाषाई संगठन या फिर धार्मिक संगठन। इसमें क्या होता है कि ये हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग एग्जाम्पल पढ़े थे बेल्जियम का, जिसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में था। तो उसमें क्या सीमित कर दिया गया कि एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी से प्रॉब्लम था, तो दोनों कम्युनिटी की गवर्नमेंट बन गई और उन दोनों के अधिकार सीमित कर दिए गए, दोनों को बराबर दिए गए लेकिन सीमित कर दिए गए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एक कम्युनिटी गवर्नमेंट अपने कम्युनिटी को देख रही है और दूसरी कम्युनिटी की गवर्नमेंट उसको देख रही है, लेकिन दोनों मिलाकर अपने देश को चला रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट में कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड द मूवमेंट्स। इसमें पावर शेयरिंग का जो सिद्धांत है वो देखने को मिल सकता है राजनीतिक दलों में, प्रेशर ग्रुप्स में देखने को मिल सकता है, और प्रेशर ग्रुप में जो मूवमेंट्स होते हैं उसमें देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में हमेशा कंपटीशन होता है इलेक्शन जीतने का, अपनी सरकार बनाने का। तो इसमें वो क्या करते हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो तय करते हैं कि चुनावी मुद्दे क्या होंगे, उस पर क्या काम करना है। अगर लोगों को वो रिझा पाते हैं तो उनको वोट मिल जाए, सरकार भी बन जाता है। तो लोग क्या करते हैं, काफ़ी डीपली रीड करते हैं कि 5 साल इस गवर्नमेंट ने क्या किया। अगर उनको लगता है कि उन्होंने अच्छा काम किया तो वो फिर से उनकी सरकार ला सकते हैं। अगर उनको लगा कि हमारे स्तर से सही काम नहीं किया है तो अगली पार्टी को मौका दी जाती है ना।
तो ये चीज़ें मतलब जो है काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती हैं। एक यहाँ शब्द और दिया गया है कि इफ़ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलाइशन। कोलाइशन गवर्नमेंट के बारे में बताना चाहेंगे आप लोगों को कि कोलाइशन मतलब कभी कभी पूर्ण बहुमत किसी एक पार्टी को नहीं मिल पाता, कंप्लीट मेजोरिटी नहीं मिल पाता, तो वो दूसरे पार्टियों के साथ मिल करके भी सरकार बना सकती है। ठीक है, तो ये तो आप पहले भी जानते थे। अब देखिए कि in a democracy we see interest groups such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers and industrial workers. They also will have a share in a governmental power, either through participation in government committees or by influencing the decision making process. In unit 3rd we shall study the working of political parties, pressure group and social movement. अभी तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया है, what is political party, what is pressure group and what is social movements. अब आगे के जो चैप्टर हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली इनका काम क्या होता है ना। हमने पहले भी आप लोग क्लासेस में बताए हैं, बहुत सारी चीज़ें बता रखी है, लेकिन हम लोग इसको डीपली नॉलेज में लाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। तो आगे हम मिलेंगे नए चैप्टर में, हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट में, है ना। तब तक के लिए आप लोग धीरे धीरे ही लेकिन पढ़ाई करते रहें। ओके, धन्यवाद।